दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों से युद्ध चल रहा है। अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई की 2 ही दिन में मारकर हत्या कर दी थी। फिर भी ईरान इतने सटीक तरीके से सभी मोर्चों पर युद्ध कैसे लड़ रहा है। और ईरान ने ये कहा है कि हम लोग युद्ध को लंबा से लंबा खींचना चाहते हैं। तो आखिर ईरान की तैयारी क्या है? अमेरिका कैसे ईरान को नहीं हरा पा रहा है? और आखिर अमेरिका ने ऐसा क्या गलती कर दिया ईरान को समझने में कि अभी तक अमेरिका युद्ध स्टार्ट तो कर दिया है लेकिन उसे खत्म नहीं कर पा रहा है। तो अब सवाल सबसे बड़ा उठता है कि ईरान ने ऐसा क्या किया अपनी राजनीति में। आखिर में हम ये जानने वाले हैं कि भारत पर इसका प्रभाव अभी तक क्या पड़ा है। एक और न्यूज रिलेटेड सर्कुलेट हो रही है रिपोर्ट्स के हिसाब से कि ईरान ने 2 शिप्स को जो भारत आ रही थी उसे अलाउ कर दिया है। इन सभी बातों पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले अगर हम देखें तो अमेरिका कितना फ्रस्ट्रियाया हुआ है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका ने ईरान में स्थित जो एक स्कूल था उस पर हमला कर दिया। और ये रिपोर्ट्स निकल के आ रही है कि यूएस एट फॉल्ट इन स्ट्राइक ऑन स्कूल इन ईरान प्रीलिमिनरी इंक्वायरी सेज, यानी कि अमेरिका ने जानबूझकर ईरान के बच्चों पर आक्रमण किया। अब ईरान में इससे रिलेटेड जो मानव संघ ह्यूमन राइट्स है उसको लेकर ईरान सवाल उठा रहा है कि अमेरिका ने आखिर ऐसा क्यों किया, युद्ध में सिविलियंस की जानों को अमेरिका क्यों लिया। तो इसलिए यहाँ पे ईरान ने अमेरिका को सीधा सीधा टारगेट किया है और ये भी कहा है कि अमेरिका अगर सोच रहा है कि हम लोग इन सिविलियंस को टारगेट करके इन ईरान वाले को हम लोग अगर कमजोर कर सकते हैं तो ऐसा नहीं चलने वाला है। लेकिन एक रिपोर्ट्स के हिसाब से अमेरिका इस युद्ध में पीछे क्यों हट रहा है। एक रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका का यहाँ पे अगर इस युद्ध में सबसे पीछे हटना अगर आप माने तो उसमें ये रिपोर्ट्स है कि पेंटागन को पहले 2 ही दिन में $5.6 बिलियन का नुकसान हो चुका है। क्या अमेरिका ने इस जो भी युद्ध था इसको कैलकुलेशन करने में मिस्टेक कर दी? मेरे अनुसार तो यही है। इसका रीजन पहला है क्योंकि ईरान की स्ट्रेटजी उस तरह है जो कि अमेरिका इसको भली भांति कैलकुलेट नहीं कर पाया। ईरान ने युद्ध स्टार्ट होते ही सबसे पहले उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कब्जा कर लिया। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का लगभग से 30 से 35% ट्रेड वहाँ से चलता है। अब अगर वही ईरान ने कब्जा करके बैठ गया तो भाई वहाँ से जितने भी शिप्स थे वहीं पे फंस के रह गया, जो कि जितने भी देश है सब में धीरे धीरे महंगाई बढ़ना स्टार्ट हो गया। और उसके बाद फिर धीरे धीरे ग्लोबल प्रेशर अमेरिका पे बनने लगा। लेकिन अमेरिका को इससे मतलब एक अगर मान भी ले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है कि दूसरे देश वाले क्या सोच रहे हैं। अगर अमेरिका पे कुछ प्रेशर बनता है तो फिर वो सोच सकते थे। अब इसमें दूसरा सबसे बड़ा फॉल्ट है कि अमेरिका और इजराइल का एक हित नहीं होना। मतलब कि अमेरिका सिर्फ इसको क्रेडिट लेने के लिए इस युद्ध में पड़ घिस चुका है। इसके वहाँ पे इसका सवाल भी उठाया जा रहा है कि आखिर हम लोग इजराइल के चक्कर में ईरान से क्यों युद्ध ले रहे हैं। उससे तो हमारा कोई संबंध भी नहीं था और ना ही कोई ज़्यादा दुश्मनी था। लेकिन फिर भी ट्रंप ने सिर्फ क्रेडिट खाने के लिए ईरान से युद्ध लड़ लिया। आपको याद तो होगा ही कि जब पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध चल रहा था तो भी डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ बीच में इसलिए कूदा ताकि हमको क्रेडिट चाहिए। और यही क्रेडिट खाने के चक्कर में इजराइल के साथ साथ अमेरिका चल लिया। अब इजराइल के अगर माने तो इजराइल तो ईरान से पहले से ही दुश्मनी लेके बैठा था, क्योंकि ईरान लगातार प्रॉक्सी वार के चलते जैसे हिजबुल्लाह हो गया, हमास हो गया, उन सब से इजराइल पर आक्रमण करवा रहा था। तो इसलिए इजराइल का तो सबसे बड़ा दुश्मन यहाँ पे ईरान ही था। तो जो इजराइल पहले से ही इस युद्ध को लड़ना चाह रहा था उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया कि उसने अमेरिका को साथ ले लिया और दोनों भाई मिलकर ईरान को मारने चले गए। यही है दूसरा सबसे बड़ा जो इसमें कारण है, फॉल्ट है कि भाई इजराइल और अमेरिका का हित एक दूसरे से ना मिलना। अब तीसरा और सबसे जो मुझे लगता है कि अहम पॉइंट है वो है ईरान लंबे समय से अमेरिका को ऑब्जर्व कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा भी था कि हम लोग 20 साल से अमेरिका को ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसके बगल में जो कंट्री है इराक, उसमें 2003 में उसको आक्रमण किया अमेरिका ने उस पर, और वहाँ के जो सत्ता में बैठे थे सद्दाम हुसैन उसको उखाड़ फेंका। 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया और वहाँ के जो टॉप रिजिम थे उन सबको हटा दिया, जिससे कि ईरान ने ये सीख लिया और वहाँ के जो भी टॉप लीडर थे उनको सेंट्रलाइज नहीं रहने दिया। यानी कि वहाँ पे जो टॉप गवर्नमेंट है अगर वो नहीं भी रहे तो भी ईरान सिस्टमेटिक तरीके से ये युद्ध लड़ सकता है। उसका आखिर हमको एग्जाम्पल भी मिला कि जैसे सुप्रीम लीडर खमेनेई की मौत हुई उसके पीछे इन लोगों ने 4 पहले से ही नियुक्त आदमी करके रखा है कि अगर सुप्रीम लीडर मर जाता है तो उसके बेटे फिर होंगे, अगर वो भी मर जाता है तो उसके बाद फिर होंगे, और वो भी मर जाता है तो इसी तरह करके ईरान ने अपना सारा सिस्टमेटिक तरीके से पहले से सेट करके रखा है। और भी जैसे राष्ट्रपति के पद पर तो उसने 4 व्यक्ति पहले से नियुक्त कर रखा है, और भी विदेश मंत्री तो उसने 4 व्यक्ति पहले से ही फिट करके रखा है। इसका मतलब कि उसने एक आदमी के हाथ में वो पावर
पावर नहीं दी, जिससे कि जैसे मान लीजिए कहीं युद्ध अगर आप लड़ने जाओ तो वहाँ पे एक अगर सेनापति को मार दो तो सेना निहत्थी हो जाती है और उसको आदेश नहीं मिलता तो वो आक्रमण कर ही नहीं पाते हैं। तो इसीलिए ईरान ने इससे अपना समझ लिया और उसने कोई सेंट्रलाइज्ड पावर रहने ही नहीं दी, सबके छोटे छोटे हिस्सों में पावर डिवाइड कर दिया। चौथा रीजन ईरान की मोजेक डिफेंस। अब मोजेक डिफेंस क्या है, आपने अगर मार्बल्स को देखा होगा तो उसमें छोटे छोटे कंकड़ बने रहते हैं, जिससे कि मतलब उसका जो भी पावर है सब में डिवाइड होता है। यही ईरान ने किया है। ईरान की राजधानी तेहरान है, लेकिन जैसे मान लीजिए अगर पाकिस्तान से कल कोई हमला होता है तो सीधा हम लोग उसकी राजधानी पे हमला करेंगे, जानेंगे कि वहाँ पे जितने भी टॉप कमांडर्स हैं सब उसका राजधानी में ही बैठते हैं। लेकिन ईरान में ऐसा है ही नहीं। ईरान की राजधानी भले ही तेहरान है, लेकिन वहाँ पे जो छोटे छोटे पावर्स हैं वो सभी क्षेत्रों में डिवाइड है, जिससे कि इजराइल और अमेरिका को समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर हम लोग वार कहाँ से करें। और यही ईरान की सबसे बड़ी ताकत है। ईरान ने पहले से ही सभी जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं उनमें पावर डिवाइड कर दी, सभी अपने अपने अनुसार यहाँ पे वॉर कर रहे हैं। और अगर पावर टॉप लीडर से नहीं भी मिलता है तो भी ये लोग वार करने में सक्षम है। अब मोजेक डिफेंस का अगर आप लोग खासियत देखोगे तो ये देखो, डिफेंस पावर जो पावर होता है वो टॉप पे केंद्रित नहीं है, यानी कि छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड है। हर प्रांत या क्षेत्र में लोकल कमांडर को पहले से अधिकार दिए गए हैं। इसने ईरान ने बहुत ही शातिर तरीके से ये युद्ध लड़ा है। उसके बाद फिर इसका जो एक हिस्सा नष्ट हो जाता है तो दूसरा काम करता है, यानी कि मतलब इसने पूरा सिस्टमेटिक तरीके से अगर कोई एक मारा भी जाता है तो भाई दूसरे के पास उतनी ही पावर है लड़ने के लिए। इससे ईरान को इतनी शक्ति मिली है कि भाई इजराइल और अमेरिका से एक साथ युद्ध लड़ सके। अब इसमें भारत के अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो भारत को तो यहाँ पे असर पड़ ही रहा है मार्केट में, उसके गैस और पेट्रोलियम महंगा हो गया। लेकिन अब ये रिपोर्ट्स निकल के आ रही है कि ईरान ने 2 शिप्स को अलाउ कर दिया है ताकि इंडिया वो शिप्स जा सके। और इसकी शुरुआत होती है कल रात से, जब 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट किया जिसमें उसने साफ साफ कहा कि मैंने ईरान के प्रेसिडेंट से बात की और वहाँ पे जो भी हालात चल रहे थे उसको जायजा लिया और वहाँ पे जो भी सिविलियंस पर आक्रमण हो रहा है उसकी निंदा की। और इसीलिए सुबह रिपोर्ट निकल के आती है कि ईरान ने 2 शिप्स इंडिया के अलाउ कर दिए हैं कि ये भाई आप जा सकते हो। और इसके पीछे भी कहानी है, ईरान तो पहले से ही बोल रहा था कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अगर क्लियरेंस चाहिए तो पहले अपने देश में जो बैठे हैं अमेरिका और इजराइल के दूतावास उसको पहले निकालो, जिससे मैं अगर तुम वहाँ निकालते हो तो मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उसका क्लियरेंस दे दूंगा। अब इसमें भारत की कूटनीति की जीत ही मानी जा सकती है कि वहाँ से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भारत के लिए 2 शिप्स जाने के लिए अलाउ कर दिया। तो भाई ये थे रिपोर्ट्स। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ईरान और लंबा इस युद्ध को खींच सकता है? क्योंकि ईरान के प्रेसिडेंट ने पहले से ही डिसाइड कर दिया था कि ईरान इस वॉर को कब खत्म होगा वो डिसाइड करेगा, अमेरिका नहीं करेगा। तो इसीलिए सवाल तो बनता है। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि आप लोगों तक नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी पहुंच जाए। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।